जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 38 हमारा। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 7। प्रीवियस लेक्चर चैप्टर 6 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये सीखा कि एक ऑडिटर पे डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी अप्लाई होती हैं। ठीक है, इसमें ख़ास तौर पे हमने प्रोसीजर चेंज ऑफ ऑडिटर के प्रोसीजर सीखे और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सीखा। कुछ केस स्टडीज आपको होम असाइनमेंट के तौर पे मैंने दी थी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो चैप्टर 6 में से पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जी जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ आई कैप का होगा? यस, सिर्फ आई कैप का। और दुनिया के किसी भी मुल्क का चार्टर्ड अकाउंटेंट है पाकिस्तान में एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अपने मुल्क में कर सकते होंगे, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट ही प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है जी? हाई बी क्लास में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं क्वेश्चन तो फिर भी बता दीजिए। चलिए शाबाश। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिलेट करता है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट से। यानी हमने ये स्टडी किया था ऑडिट के स्टार्ट में ही, इवन बल्कि शायद पहले लेक्चर में ही इस बात का जिक्र हुआ था कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उस कंपनी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब कब ऑडिटर इंडिपेंडेंट समझा जाता है और कब नहीं, ये कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है और कोड ऑफ एथिक्स में भी लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट में तो हमने स्टडी कर लिया कि जब वो शेयर होल्डर हो, जब एम्प्लॉय हो, जब स्पाउस डायरेक्टर हो वगैरह वगैरह, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा हुआ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के हवाले से कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट्स मौजूद थी, तो कोड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़े। देखिए, जो कंपनीज एक्ट है ये बड़ी बड़ी सिचुएशंस को तो कवर कर लेता है, लेकिन हर सिचुएशन को कवर नहीं करता। यानी प्रैक्टिस में जो हमने सिचुएशन पढ़ी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, प्रैक्टिस में इससे अलावा भी सिचुएशंस पॉसिबल हैं जिनमें ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है, लेकिन उनका लॉ में जिक्र नहीं। जैसे छोटी सी एग्जांपल, अगर कोई एंगेजमेंट पार्टनर है, उसके स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर है, तो इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो जाती है। लेकिन अगर एंगेजमेंट पार्टनर का भाई क्लाइंट में डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तो कंपनीज एक्ट इसके बारे में साइलेंट है। इसका मतलब है कंपनीज एक्ट को कोई इतराज नहीं। लेकिन स्टिल अगर आप देखें, कॉमन पर्सन को भी अगर ये पता चले तो वो एक दफा जरूर सोचेगा कि शायद अपने भाई की वजह से इस क्लाइंट को कोई फेवर दे दी गई है। इसीलिए जरूरत इस चीज की पड़ी कि लीगल रिक्वायरमेंट्स होने के बावजूद भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स उन चीजों को भी कवर करती है जिनको जिनको लीगल रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स उन चीजों को भी कवर करता है। कोड ऑफ एथिक्स या एथिकल रिक्वायरमेंट्स उन चीजों को भी कवर करता है जिनको लीगल रिक्वायरमेंट्स ने छोड़ दिया। तो इस जहन में रखिएगा, पहली चीज, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट लीगल रिक्वायरमेंट से ज्यादा समझ लीजिए कंप्रीहेंसिव है, या वो ज्यादा सिचुएशंस को कवर करती हैं। ठीक है, ज्यादा सिचुएशन को कवर करते हैं। और एक रूल जहन में रखिएगा कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, ये सिर्फ इंगेजमेंट पार्टनर्स पे अप्लाई होती है। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, जो लीगल सिर्फ इंगेजमेंट, लेकिन जरा सोचिए कि क्या अगर मैनेजर का कोई रिलेशनशिप हो, सीनियर मैनेजर का या किसी टीम मेंबर का क्लाइंट पे रिलेशनशिप हो, क्या फिर भी, हालांकि एंगेजमेंट पार्टनर इंडिपेंडेंट है, लेकिन किसी टीम मेंबर का रिलेशनशिप होने की वजह से क्या फिर भी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकती है? तो भाई यस, इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए अब फिर उनको कौन कवर करता है भला? इनको कोड ऑफ एथिक्स कवर करता है। तो कोड ऑफ एथिक्स उन पर्संस को भी कवर करता है जिनको लॉ ने छोड़ दिया, और उन सिचुएशंस को भी कवर करता है जिनको लॉ ने छोड़ दिया। तो इस ध्यान में रखिएगा, लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, जबकि एथिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी इंगेजमेंट टीम पे अप्लाई होती हैं।
बल्कि सीफैप लेवल पे जाके आप सीखेंगे कि सिर्फ इंगेजमेंट टीम पे नहीं, पूरी फर्म पे कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, इवन उन लोगों पे भी जो इंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन बहरहाल हम सिर्फ कैफ लेवल तक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। कैफ लेवल में हमारा कंसेप्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स इंगेजमेंट पार्टनर पे तो अप्लाई होती ही होती है इंगेजमेंट पार्टनर के साथ, बाकी के भी इंगेजमेंट टीम पे रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। बताइए ये कंसेप्ट भी कर लिया आपने? अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि लीगल रिक्वायरमेंट्स होने के बावजूद एथिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत क्यों पेश आई। हमें पता चला एक रीजन कुछ सिचुएशंस रह गई थी उनको कवर करने के लिए, दूसरी रीजन कुछ इंडिविजुअल्स रह गए थे उनको कवर करने के लिए। अच्छा, जब कोड ऑफ एथिक्स को आप पढ़ेंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपके साथ, वैसे ओरिजिनल कोड ऑफ, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ओरिजिनल आप शायद पढ़ते होंगे, यहाँ आपको इजाज़त होगी कि आप एग्जाम में साथ लेके जा सकते हैं। ऑडिट का पेपर ओपन बुक नहीं है, इसमें आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो किताब का ही पढ़ेंगे। ओरिजिनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपने कैफ लेवल पे नहीं यूज़ करने, नहीं लेके जाने, उनको पढ़ना भी नहीं है। इसी तरह ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स भी आपने नहीं पढ़ना। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आप उसको ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स को देखते हैं तो आपको उसके दो हिस्से नज़र आएंगे। एक हिस्सा होगा थ्योरेटिकल और एक हिस्सा होगा प्रैक्टिकल, यानी उसी थ्योरी में जो कुछ सिखाया है उसने, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स उसने प्रैक्टिकल वाले पार्ट में डिस्कस किए हैं कि इन असूलों को आप कैसे अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, हम दोनों स्टडी करेंगे, यानी हमारा भी अगर आप चैप्टर देखें तो ये आपको दो बड़े हिस्सों में डिवाइडेड नजर आएगा। एक हिस्से में थियरीज वगैरह की डिस्कशन है, पार्ट ए थियरी ऑफ एथिक्स, और पार्ट बी में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। बिल्कुल हमने भी उसी तरह कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक अपने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। लेकिन याद रखिए आप डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ नहीं जा सकते जब तक पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना आपको क्लियर हो, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही की एप्लीकेशन हमने आगे सीखने। तो थ्योरेटिकली अगर आप देखें कोड ऑफ एथिक्स को खोल के देखें तो ये आपको 3 हिस्सों में डिवाइडेड नजर आएगा। कोड ऑफ एथिक्स कितने हिस्सों में नजर आएगा? 3 हिस्सों में। पहला पार्ट इसका है प्रिंसिपल्स, दूसरा पार्ट है थ्रेड्स, तीसरा पार्ट है सेफगार्ड। प्रिंसिपल्स क्या है? वो असूल जिनके तहत ऑडिटर ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, जिनके मुताबिक बल्कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी जिंदगी गुजारनी है। असल में तो कोड ऑफ एथिक्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होता है, वो चाहे कंपनी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने अकाउंटेंट बन के, चाहे फर्म को ज्वाइन कर लिया हो ऑडिटर बन के। आप कोड ऑफ एथिक्स अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं ना, लेकिन अकाउंटिंग में और ऑडिट के कोड ऑफ एथिक्स में फर्क है। पार्ट ए सेम है, पार्ट ए अकाउंटिंग का भी सेम है, ऑडिट का भी सेम है, आपने यही प्रिंसिपल वहां पे भी पढ़े होंगे। लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन और एग्जाम्पल है पार्ट बी, ये डिफरेंट है। अकाउंटिंग में जब वो केस स्टडी बनाता है तो आपको कंपनी का हिस्सा बनाता है कि भाई आप सीएफओ है, आप सीईओ हैं, आप एम्प्लॉय हैं। ऑडिट की केस स्टडी में सेम कंसेप्ट होंगे, एप्लीकेशन कैसे सिखाएगा? आप ऑडिटर हैं, आप एंगेजमेंट पार्टनर है, आप सीनियर मैनेजर है। तो ये चीज जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपने अकाउंटिंग में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ है तो ऑडिट में भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आज और कल के लेक्चर में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको, बल्कि आज और कल के लेक्चर में भी जो हम कंसेप्ट पढ़ते हुए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना, वो ऑडिट की होंगी। तो जो पहला हिस्सा है कोड ऑफ एथिक्स का थ्योरेटिकल, उसको अगर आप देखेंगे उसके 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है कोड ऑफ एथिक्स। प्रिंसिपल्स, थ्रेड्स, सेफगार्ड। प्रिंसिपल, थ्रेड्स, सेफगार्ड, 3 हिस्से। प्रिंसिपल्स क्या है? असूल। कहता है ऑडिटर को असूल परस्त इंसान होना चाहिए, उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है कुछ असूलों के मुताबिक, और अपने असूल से उसने दाएं बाएं नहीं होना। यह है प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ के भी प्रिंसिपल होते हैं ना, क्या आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हर रोज पढ़ना है, प्रैक्टिस असाइनमेंट करनी है, टेस्ट देने हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ऑडिटर की जिंदगी के भी प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टडी करेंगे। उस ऑडिटर को इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। दाएं बाएं होगा, आई फैक उसे फौरन पकड़ लेगा, आई क्या फौरन पकड़ लेगा उसको। वो प्रिंसिपल्स 5 है: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंप्लीटनेस एंड ड्यू केयर, और प्रोफेशनल बिहेवियर।
लेकिन मुझे खुद बताइए, क्या असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, असूलों के ऊपर चलना आसान होता है? कि हमें जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं जिनकी वजह से हो सकता है हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो ना कर सकें। बिल्कुल उसी तरह ऑडिटर को भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं जिनकी वजह से इन प्रिंसिपल्स पे अमल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि उसे इंडिपेंडेंट होना ना, तो क्लाइंट उसे ऑफर करता है, उसे क्या ऑफर करता है कि सर आपके लिए एक कीमती गाड़ी का तोहफा है, आपके लिए कीमती का, आप ये पुरानी सी गाड़ी पे आते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी बड़ी कंपनी है, तो आप ऐसा कीजिए, आप भी ये गाड़ी का तोहफा कबूल कीजिए। अब देखें ऑडिटर के लिए, हालांकि प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, ऑडिटर ऑब्जेक्टिव रहे, इंडिपेंडेंट रहे, प्रिंसिपल क्या कहते हैं। अब अगर ऑडिटर तोहफा कबूल नहीं करता तो उसका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, तो पैसे नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियली उसको एक अफसोस होगा अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें उसके लिए असूलों पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, वो रुक के थोड़ा सोचेगा। और एग्जाम्पल सुने, हमने पूछा फीस कितने, क्लाइंट ने कहा सर जितना प्रॉफिट होगा उसकी 10% आपकी फीस। अब अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा जैसे जैसे होता जाएगा हमारी फीस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें थ्रेट है क्या कि हो सकता है हम प्रॉफिट को बढ़ाने वाली एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लें, एंट्रीज प्रॉफिट को कम करने वाली रिकॉर्ड ना करें, तो क्या अच्छे तरीके से ऑडिट कर सकेंगे? नहीं कर। ऐसी सिचुएशन में भी प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, अब और सिचुएशन और एग्जांपल लेते हैं। अगर ऑडिट टीम मेंबर में से किसी का भाई क्लाइंट पे एम्प्लॉय है, ठीक है, और एम्प्लॉय है, उसका ऑडिट करते हैं, उसके काम में कोई गलती निकलती है, अब प्रॉब्लम आ गई ना, ये टीम मेंबर बैठ के सोचेगा भाई की गलती बताऊं कि नहीं बताऊं, डिस्कस विद मैनेजमेंट करूं कि ना करूं। अगर मैनेजमेंट को डिस्कस करें कि आपका भाई फारग है, इसको जॉब से निकाल देते हैं, और करता तो फिर हमारी फर्म के जो रेपुटेशन है वो इफेक्ट होगी कि मिस स्टेटमेंट अगर आइडेंटिफाई नहीं की। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिन पे इंडिपेंडेंटली काम करना ऑडिटर के लिए मुश्किल हो गया। क्लाइंट ने ऑफर किया, अच्छा सर गाड़ी नहीं लेते ना लें, लेकिन हमारे साथ आइए, आपको अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, आप हमारे शहर में आए हैं, हमारे मेहमान हैं, ठीक है, ऑडिट पे गए किसी ब्रांच के ऑडिट पे, आइए आपको शहर घुमा के लेके आते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर आपको बदले में फेवर भी देना पड़ेगी ना, भाई फेवर लें तो फेवर देना पड़ती है कि नहीं, फेवर्स तो ऐसे ही चलती है, फेवर लें तो, और अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर एक मौका जो शायद जिंदगी में फिर पता नहीं मिले कि ना मिले, शहर को विजिट करने का हाथ से गया। तो इन शॉर्ट ऐसी ही और बहुत सी सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है ना, ये हमारे एप्लीकेशन वाले एरियाज में मौजूद हैं, और भी बहुत सी सिचुएशन है। ठीक है, एप्लीकेशन वाले ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जिनकी वजह से ऑडिटर हो सकता है अपने प्रिंसिपल्स को पूरा ना कर सके। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं थ्रेट। एक है प्रिंसिपल्स, एक है थ्रेट। प्रिंसिपल्स क्या है? गुड थिंग, जिसको फॉलो करना है, जिसके ऊपर अमल करना है। थ्रेट्स क्या है? बैड थिंग, जिनसे बचना है, दूर दूर रहना है। प्रिंसिपल्स क्या है? गुड थिंग, जिनको फॉलो करना है। थ्रेट्स क्या है? बैड थिंग, जिनसे बचना है। क्लियर? अच्छा, अब थ्रेट है, थ्रेट है, थ्रेट ऐसे ही है जैसे कोई बीमारी हो, थ्रेट ऐसे ही है जैसे कोई बीमारी हो। जिस तरह 5 प्रिंसिपल है, उससे थ्रेट भी 5 है। अब अगर थ्रेट है, बीमारी है, क्या इसका कोई इलाज भी होगा? बिल्कुल होगा। इन थ्रेट्स का इलाज क्या है? सेफ गार्ड। सेफ गार्ड किसे कहते हैं? सेफ गार्ड उन कोर्स ऑफ एक्शन को कहते हैं। ये कंसेप्ट बड़ा पक्का है आपका, है? सेफ गार्ड किसे कहते हैं? सेफ गार्ड उस कोर्स ऑफ एक्शन को कहते हैं जो कि ऑडिटर अडॉप्ट करता है। कब? जब थ्रेट हो, थ्रेट हो। फिर से सेफ गार्ड क्या है? वो कोर्स ऑफ एक्शन, वो स्टेप्स जो ऑडिटर अडॉप्ट करता है। किस वक्त? जब थ्रेट हो।
तो मुझे बताइए, दो बातें मैंने आपको बताई, तीसरी आप बताएंगे। पहली बात बताइए प्रिंसिपल्स गुड थिंग है, फॉलो करना है। दूसरी चीज बताइए थ्रेट्स बैड थिंग है, बचना है। तीसरी चीज सेफगार्ड क्या है, गुड या बैड? गुड थिंग है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन जो कब करना है, जब थ्रेट एग्जिस्ट हो रहे हो। तो ये है कोड ऑफ एथिक्स के तीन हिस्से, प्रिंसिपल्स, थ्रेट्स और सेफगार्ड। आज के लेक्चर, और यही हमारा आगे लेक्चर्स का प्लान है, आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, आने वाले कल के लेक्चर में हम थ्रेट्स को कवर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें शुरू के 10-15 मिनट में सेफगार्ड्स की एग्जांपल, फिर उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सबसे अहम सेफगार्ड्स हैं, सबसे अहम सेफगार्ड्स हैं। अजीब बात नहीं हो गई कि इसके ऊपर पूरा लेक्चर, इसके ऊपर पूरा लेक्चर, और जो सबसे अहम था उसके ऊपर मैंने कहा 10-15 मिनट लगाऊंगा। इसकी रीजन ये है, सेफगार्ड डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो बजाय ये कि मैं आपको हवाई तौर पे सिखाऊं कि सेफगार्ड ये हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल जरूर दे दूंगा, लेकिन असल में सेफगार्ड डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। जैसे भाई क्लाइंट पे है तो ये भी सिचुएशन ऐसी है जो थ्रेट क्रिएट करती है, इसके सेफगार्ड कुछ और है। क्लाइंट ऑफर करे हमें फीस के बारे में, ये भी सिचुएशन है जो थ्रेट क्रिएट करती है, इसके सेफगार्ड कुछ और है, ठीक है। तो गिफ्ट की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, क्लाइंट के साथ घूमने फिरने की एग्जांपल ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल ले लीजिए, लोन की एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले ले, इसमें थ्रेट्स क्रिएट होंगे, लेकिन उसके सेफगार्ड क्या है, अलग अलग। इसीलिए हमने बेहतर समझा सेफगार्ड को डिस्कस करेंगे, टका के डिस्कस करेंगे, लेकिन कब, एप्लीकेशन वाली साइड पे, हवाई डिस्कशन नहीं करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये वाला सेफगार्ड क्यों अप्लाई किया जा रहा है। तो कोड ऑफ एथिक्स के कितने हिस्से हैं बताइए फिर से? 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा, प्रिंसिपल्स, फिर थ्रेट्स, फिर सेफगार्ड। प्रिंसिपल्स, थ्रेट्स, सेफगार्ड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में हमें वो डिफरेंट सिचुएशंस दे देगा, जैसे उसने लीगल रिक्वायरमेंट्स में सिचुएशंस दी थी, क्वेश्चन दिया था ना, उसमें सम टाइम 2 सिचुएशन होती थी किसी क्वेश्चन में, किसी में 3, किसी में 4, याद है, पार्ट A B C D। बताइए इसमें क्या करें, ए में लदा कहानी सुनाता था, बी में लदा फॉर्म की, सी में लदा फॉर्म की। हमने बताना था आर्डर क्वालिफाइड, इस तरह की केस स्टडी कुछ प्रैक्टिस की है हमने, ठीक है। कुछ मुश्किल होती थी, कुछ आसान होती थी। मुश्किल कौन सी वाली होती थी, जिनमें 2 कंपनीज आ जाया करती थी, और उनका हल क्या निकाला था हमने, डायग्राम बना के, ठीक है। तो जिस तरह लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी का स्ट्रक्चर था, एग्जैक्टली उसी तरह कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी का स्ट्रक्चर होगा। फिर से, जिस तरह लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी का स्ट्रक्चर था, उसी तरह कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी का स्ट्रक्चर होगा। फर्क कहां पे होगा, रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट में क्या, अब की बार रिक्वायरमेंट में ये नहीं कहेगा कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्कस करो, क्या कहेगा, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक डिस्कस करो। अब स्टैट्यूटरी ऑर्डर का वर्ड यूज नहीं करेगा, अब थ्रेट्स का वर्ड यूज करेगा, सेफगार्ड का, कोर्स ऑफ एक्शन का वर्ड यूज करेगा, ठीक है। तो अब जब चैप्टर 7 का क्वेश्चन होगा, 6 और 7 में बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जो सेम है, बहुत सी नहीं, कुछ 6 और 7 में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो सेम है। आपने किसके मुताबिक आंसर करना है, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो दोनों के मुताबिक आंसर करेंगे, हमारे पास तो अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड नॉलेज है, हम उसको बताएंगे, हम तो दोनों के मुताबिक आंसर करेंगे, ठीक है। तो या तो उस्ताद की मर्जी करें या अपनी मर्जी करें भाई, ठीक है। उस्ताद की मर्जी क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स के पूछा है तो लीगल रिक्वायरमेंट डिस्कस करनी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूछा है तो एथिकल रिक्वायरमेंट डिस्कस करना है। अब पता चल गया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सेट होगा। नॉर्मली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसी तरीके से उसमें हमें डिफरेंट सिचुएशन 2, 3 या 4 देगा, जिस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट्स में दी, और रिक्वायरमेंट में कहेगा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक बताओ आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, या रिक्वायरमेंट में कहेगा बताओ इस सिचुएशन में कौन से थ्रेट अराइज होते हैं
और उनको कैसे एड्रेस करेंगे आप, सेफ गार्ड बताइए। क्लियर हो गया? 3 प्रिंसिपल। अच्छा चलिए, आज के लेक्चर में अब हमने आगे क्या स्टडी करना है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कितने हैं जिनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए? 5। कौन कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। इंटेग्रिटी क्या है? इन शॉर्ट 2 हरफी बात करें ना, इंटेग्रिटी का मतलब है ऑडिटर सच बोले, ट्रूथफुल रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, झूठ ना बोले और घुमा फिरा के भी बात ना करे। ठीक है, ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधा झूठ बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ बात घुमा फिरा के। तो हमने बात सच्ची भी करनी है और सीधी भी करनी है। क्या करनी है? सच्ची भी और सीधी भी बात करनी है, घुमा फिरा, क्योंकि वो घुमा फिरा के मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाती है ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाती है। हमने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सीधी बात। मिस स्टेटमेंट है तो बोले मिस स्टेटमेंट है। क्वालिफाइड ओपिनियन नजर आ रहा है आपको? है। ठीक है, तो क्या बताएं? क्वालिफाइड ओपिनियन है। डॉक्टर्स की तरह नहीं बनना। जब तक मरीज का आखिरी सांस भी बाकी है उम्मीद दिलाता रहता है। डॉक्टर की तरह नहीं बनना। हमारा प्रोफेशन क्या है? सीधा। वकील की तरह भी नहीं बनना। जब तक फांसी नहीं लग जाएगी कहता रहेगा सर अगली पेशी पे आपका बंदा बाहर, अगली पेशी पे बंदा बाहर। वो आ तो जाता है बाहर 4 रुपए पे। ठीक है, तो फिर कहता है भाई 4 रुपए, भाई ये तो नहीं बताया था ना 4 रुपए पे आएगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, सच है सच्चा लेकिन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। तो हमने क्या करना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। ये है इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल के ऑडिटर क्या हो? स्ट्रेट ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, झूठ ना बोले, घुमा फिरा के बात ना करे। अहम चीज, नॉट टू एसोसिएट विद फॉल्स रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन, किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट ना हो जो इंफॉर्मेशन गलत। अगर पता है टैक्स रिटर्न है गलत है, पता है टैक्स रिटर्न है और गलत है, क्या उसे क्लाइंट की टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए? हालांकि टैक्स असेस करना है एफबीआर ने, पे करना है क्लाइंट ने। ठीक है, उसने तो सिर्फ जाके फाइल कर देना। लेकिन अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो याद रखिए हमने उसके साथ एसोसिएट, हमने अलहदा हो जाना है। हमारा नाम किसी ऐसी डॉक्यूमेंट, किसी ऐसी रिटर्न, किसी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए जो झूठ पे मबनी है, जो फॉल्स है, जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। और अगर फर्ज कीजिए आपको शुरू में पता चला कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, टैक्स रिटर्न फॉल्स है, या कोई और काम क्लाइंट ने हमसे करवाया उसमें गड़बड़ है, शुरू में पता चला डू नॉट एक्सेप्ट, बाद में पता चला तो विड्रॉ कर, अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर लें, अपने आप को इससे डिसएसोसिएट कर लें। तो हमने कोई ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई ऐसी रिटर्न, कोई जो के फॉल्स हो उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं करना। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? टेक्निकल क्वेश्चन 100 रुपीज। लॉ कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है आपने किसी ऐसी इंफॉर्मेशन, किसी ऐसी रिटर्न, किसी ऐसी रिपोर्ट के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना, वाबस्ता नहीं करना, उसके ऊपर आपका नाम ना लिखा हो, उसके ऊपर आपके साइन ना हो, जो क्या है? गलत है, जिसमें गलत इंफॉर्मेशन है, जो मिसलीडिंग है। इंटेग्रिटी प्रिंसिपल ये कहता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी बात है अपने आप को उससे अलग कर ले। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कोई चीज गलत होती है, हम अपने आप को अलग नहीं करते। हाथ उठा के, हाथ उठा के, शाबाश। रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो जी, एंड वाले भाई। हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन की केस स्टडी रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं। हाइब्रिड क्लास में कोई स्टूडेंट, हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट कोई, हाइब्रिड क्लास में नहीं, कोई नहीं हाथ उठा रहे जी। मैं इनहेरेंट लिमिटेशन
हमें पता ही ना हो गलत है बस। अगर आप स्कोप लिमिटेशन तक पहुंच गए थे, थोड़ी हिम्मत कर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, अगर आप इस रूल को सामने रखें, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जिनमें मिस स्टेटमेंट वो गलत नहीं है? भाई गलत है कि नहीं? गलत। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे डिसएसोसिएट कर लेते हैं क्या? नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ओपिनियन मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत दी है, ये इसकी समझ ले एक एक्सेप्शन है एक तरह से। भाई समझ आ रही है, एग्री करते हैं इस बात से? हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत, लेकिन हम उससे डिसएसोसिएट करते हैं। सीफैप लेवल की केस स्टडी याद आ गई, उसने ये कहा, पूछा क्लाइंट ने आपसे ये कहा है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। क्या करें? प्रिपेयर करें। फरमाइश सुने क्लाइंट की, क्लाइंट ने क्या कहा, आप ऑडिटर को क्या कह रहा है, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या कह रहा है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उससे भी अजीब बात की, उसने कहा करते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म क्या सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है कि नॉन एश्योरेंस भी कर सकती है? नॉन एश्योरेंस भी, ये नॉन एश्योरेंस सर्विस है ना। हर वो सर्विस जो एश्योरेंस सर्विस नहीं है, नॉन एश्योरेंस। अब ये ना वेरिफिकेशन करने को तो नहीं कह रहा, वेरिफिकेशन करने को कहता, हम कहते हैं ऑडिटर रिव्यू है, ये तो क्या कह रहा है वो, प्रिपेयर करने को। ये अकाउंटिंग सर्विस है, ये बुक कीपिंग सर्विस है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। कौन सी? कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। उसने क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए पता चला इनवॉइस है 10 मिलियन की, रिकॉर्ड हुई है 20 मिलियन की, है 10 मिलियन की रिकॉर्ड की, 20 मिलियन की। मैनेजमेंट से कहा इसको ठीक करें, उन्होंने कहा नहीं करना ठीक, इसको 20 ही जाने दो, 20 ही एंट्री करो, 20 की एंट्री कर, कहा 20 की कर तो कर। चार्टर्ड अकाउंटेंट इस सिचुएशन में क्या करे? सही करेगा जो है, क्लाइंट ने उसकी इजाजत नहीं दी, मैनेजमेंट ने इसकी इजाजत दी, ओपिनियन कौन सा देगा? मॉडिफाइड। गलत है, ये तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें तो कोई ओपिनियन आएगा ही नहीं समझे बात? हाँ, क्या कहे, विड्रॉल। और उस क्वेश्चन के कमेंट्स में कहा था सीफैप के स्टूडेंट ने यही गलती की, उन्होंने मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ चले गए और कुछ कह रहे हम क्लाइंट की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे। नहीं, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में या तो आप क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं या करते ही नहीं है, या करते ही नहीं है। ठीक है, अगर क्लाइंट भाई टीवी सही करवाने के लिए जाएं और वो कहेगा नहीं स्क्रीन चेंज होगी, आप कहें नहीं करनी, वो कहेगा नहीं अब मेरे पास आए हो ना तो इसको मैं ठीक करके भेजूंगा, मैं तो स्क्रीन चेंज जो तुमने करना कर। ऐसे करता क्या? वो नहीं करता ना, होना भी नहीं चाहिए जिंदगी में ऐसे। तो क्लाइंट की मर्जी नहीं है, हम ठीक नहीं, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कहेगा ले जाओ टीवी वापस, विड्रॉ। ये इस और उसके कमेंट्स में उसने कहा था ये रीजन है, इंटेग्रिटी, कि आपकी वो जो एक्सेप्शन है ना वो सिर्फ ऑडिट के केस में है, बाकी हर केस में अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो आप इजाजत दे देंगे कि हम साइन करके देते हैं हमने प्रिपेयर किया और वो गलत हो। नहीं, इंटेग्रिटी बात समझ आए, डिस्कशन कुछ ज्यादा होगी, बस वैसे मेरे दिल में बात है मैंने बताया। वरना इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लाइंट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। अल्लाह बख्शे हमारे एक सीनियर ऑडिटर थे, बिग 5 होती थी तब, आर्थर एंडरसन है, उनका एक कहावत थी जो एक हिस्सा बन गई है हमारे ऑडिट लिटरेचर का, थिंक स्ट्रेट टॉक स्ट्रेट। कहता है सीधी बात सोच, ये नहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन या कंसेप्ट को सोचना शुरू कर दें, जो मसले हैं भी नहीं वो भी उठ के सामने आना शुरू हो जाएंगे। थिंक स्ट्रेट, जो बात लिखी है वो समझ आ गई, आगे चलो, मजीद आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केस स्टडी कर लो जितनी मर्जी ज्यादा, केस स्टडी के बजाय उसी लाइन को सोचते रहना, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये ज्यादा बेहतर है सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना कि ओवर प्रैक्टिस करना। करने हैं ओवर कोई चीज, वैसे तो कोई भी नहीं करनी है तो ओवर प्रैक्टिस कर लेना। केस स्टडीज आपको खुद बताएंगे कि कैसे दाएं बाएं कंसेप्ट जा सकता है। थिंक स्ट्रेट टॉक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी क्लाइंट के साथ बात करें, जो है वैसा है, घुमा फिरा के नहीं। ये नहीं क्लाइंट घेरने के लिए कह दें नजर आ रहा है क्वालिफिक्स रजिस्टर मेंटेन नहीं है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए कहते सर अनमोडिफाइड ओपिनियन, बेफिक्र है, और बाद में कहे सर हमने तो बड़ी कोशिश की थी
लेकिन फिर भी क्या करें, एविडेंस नहीं मिल सका, तो गलत बात है। यह है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है जो कि प्रोबेबली सबसे ज्यादा अहम है, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब तकरीबन इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंस का मतलब, या ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि बायसनेस ना हो, अनड्यू बायस ना हो, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करने में अनड्यू बायस ना हो। आप बगैर किसी फियर के, कोई प्रेशर भी ना हो, कोई लालच भी ना हो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ना, तीनों चीजें ना हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि हमने एज प्रोफेशनल अपने जजमेंट्स कंप्रोमाइज नहीं होने देने। किस वजह से कंप्रोमाइज नहीं देने? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस, बायस या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अपने बायस की वजह से, ठीक है, इन किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। इसका तर्जमा यूं समझ लीजिए, हमने किसी प्रेशर में भी नहीं आना। क्लाइंट अगर कहे आपको रिमूव कर देंगे अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन ना दिया तो भूल जाए, अगले साल के लिए आपकी रिअपॉइंटमेंट होगी। डायरेक्टर ने कहा हम प्रपोज करेंगे कोई किसी और बंदे को, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, नहीं कर रहा। गिफ्ट से उन्होंने हमें कहा अपने साथ में लाने की कोशिश की, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करना, वरना बायस हो जाएंगे ना भाई। जो हमें कीमती गिफ्ट देता है ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे भाईजान क्लास के बाद कहे सर बड़ा अच्छा लेक्चर पढ़ाया, ये लीजिए चॉकलेट, तो मुझे अगले दिन याद रहेगा ना, अगले दिन मैं और ज्यादा तैयारी करके आऊंगा। इस दफा छोटी चॉकलेट निकल गई, बड़ी है। ये क्या बायस हो गया? फिर ये भाई सवाल पूछेंगे तो इनका जवाब ठक ठक दूंगा मैं। ये भाई पूछेंगे तो इग्नोर। क्या ऐसा किसी भी प्रोफेशनल को सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए ऐसे होना चाहिए? नहीं। हाँ, बल्कि अब एग्जाम्पल दे देता हूं। हमने क्या रहना है? न्यूट्रल। क्या रहना है? न्यूट्रल। क्यों? ऑडिटर का न्यूट्रल होना जरूरी है, किसी और का ना हो वो हमें नहीं पता, ऑडिटर का न्यूट्रल होना। और कौन से वाला प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि ऑडिटर न्यूट्रल होगा? ऑब्जेक्टिविटी। हमने अपनी जजमेंट को कंप्रोमाइज नहीं होने देना। ठीक है, ना किसी के इन्फ्लुएंस से, ना खुद बायस होना, ना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने देना। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? पता चले पार्टनर के स्पाउस के पास, अब एग्जांपल चेंज करते हैं ना, मैनेजर की स्पाउस के पास शेयर्स हैं और उसके सामने एडजस्टमेंट आ गई, क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की। अब वो सोच रहा है यार डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करवा देता हूं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की जीत होगी, प्रोफेशन की। और अगर रिकॉर्ड नहीं करवाता तो मेरी जीत होगी। मेरी जीत कैसे जीत होगी? प्राइस, प्रॉफिट ज्यादा, शेयर प्राइस ज्यादा, वेल्थ बढ़ेगी। अब बताइए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जब एक चीज के फायदे की वजह से दूसरे को नुकसान हो, एक का फायदा और दूसरे का नुकसान हो, हम कहते हैं दोनों का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? एक का फायदा एक का नुकसान हो, इसे कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना जिससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन फर्ज कीजिए आ जाती है, अब अगला कंसेप्ट वही जो यहां सीखा था, अगर पहले से पता है, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस, बायस या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा है, तो क्या करें? एक्सेप्ट ही ना करें। और अगर पहले नहीं पता, बाद में पता चला, विड्रॉ कर ले। ऑब्जेक्टिविटी समझ आ गई आपको? ये जिसे हम बार बार कहते हैं इंडिपेंडेंट, ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है, मतलब इसका इंडिपेंडेंस ही है, लेकिन नाम क्या रखा है इसका? ऑब्जेक्टिविटी। दो प्रिंसिपल हो गए, कौन कौन से? इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। फिर इसके बाद प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कि आपने किसी भी लेवल पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है,
प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर के साथ प्रोवाइड करने हैं। ऐसा ना हो कि मैं वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के वो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़े थे। ठीक है, बाद का देखे ना, मैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ हर एक में नहीं कहता, BA BCom MBA वगैरह करवाते हैं ना, MCom वगैरह, तो वही किताबें वही सवाल जो उस्ताद ने खुद पढ़ी होती हैं। मतलब बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं। वो पुरानी किताबें उनके उर्दू बाजार वाले भी छाप लेते हैं उनके एडिशन। तो हमारे प्रोफेशन में तो ये नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? वैसे कोशिश हम भी यही करते हैं, ऐसा ही हो जाए तो अच्छा है, हम भी करते हैं, लेकिन हमें ICAP ने मजबूर किया। क्या तकरीबन हर टाइम में सिलेबस रिवाइज कर देता है। सिलेबस रिवाइज क्यों करता है? ICAP को शौक है क्या? नहीं, प्रोफेशन में जो चेंजेस आती है ताकि आप अपडेटेड रहें। हमेशा अपडेटेड रहेंगे तो मार्केट डिमांड करेगी। जिसको लेटेस्ट रूल्स का पता है, टैक्स के रूल्स का, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, तो प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का कंसेप्ट, इसमें दो चीजें हैं, एक है कंपिटेंस और एक है ड्यू केयर। कंपिटेंस का मतलब है कि आपने जो भी सर्विस अपने कस्टमर को, क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, आप उसमें कंपिटेंट हो। उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो रेलिवेंट नॉलेज की जरूरत है, जिस स्किल की जरूरत है, वो आपके पास हो, यह है कंपिटेंस। ठीक है, अब मैंने फर्ज कीजिए कि वो एक टर्म यूज करते हैं, एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल एक टर्म है कि एक ऐसा ऑडिटर जिसने कुछ क्लाइंट किए हों, ऑडिट किए हों, उसको पता हो स्टेजेस क्या है, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं। अगर फर्ज कीजिए मैंने ICAP के पेपर तो सारे पास कर लिए, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं की मैंने, फर्ज कीजिए अगर ICAP ट्रेनिंग रिक्वायर ना करता, ट्रेनिंग रिक्वायर, पेपर सारे पढ़ लिए, क्या मैं आपको अच्छे तरीके से ऑडिट पढ़ा पाता? नहीं, मुझे पता ही नहीं होता, मैं हवाई चीजें सोच रहा होता। अब जो कि उन चीजों से गुजरा हुआ हूं, तो ना चाहते हुए भी जहन में एग्जांपल आ जाती हैं कि अच्छा उस जगह पे ये हुआ था, उस जगह पे ये सिचुएशन उससे रिलेट करती है। यह है प्रोफेशनल कंपिटेंस। आपने जो सर्विस भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, आप उसमें टैक्स सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको टैक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। यह है कंपिटेंस। दो अल्फाज इस्तेमाल करता है, टू अटेन नॉलेज एंड स्किल और टू मेंटेन नॉलेज एंड स्किल। अटेन करना क्या मतलब? मैंने स्किल और नॉलेज अटेन कर लिया था 2008 में जब मैंने CA क्वालिफाई किया। अब उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूं? हर टाइम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को अपडेट रखना है प्रोफेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई ऑडिटर रिसेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट नहीं करता, कौन सी वायलेशन कर रहा है वो? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर की। शाबाश, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर का मतलब क्या है? ध्यान से करना है डॉक्टर माहिर सर्जन, ठीक है, बहुत माहिर है, पढ़ा लिखा है, बड़े ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, ऑपरेशन कर रहा है, न्यूरो सर्जन है, ऑपरेशन के दौरान में ही उसे तलब महसूस हुई, सिगरेट लगा ली। है कंपिटेंट, ये नहीं है कंपिटेंट। क्या ड्यू केयर के साथ काम कर रहा है? नहीं कर रहा। ड्यू केयर के साथ काम कर रहा है। जैसे ही है बहुत कंपिटेंट, क्लाइंट का काम आधा हुआ है, क्लाइंट के साथ डेडलाइन एग्री हुई थी कल की, आधा काम हुआ और 5 बजे उसने कहा मेरे घर जाने का टाइम हो गया। आप नोट कीजिए, इसमें किसी भी प्रिंसिपल में, पूरे कोड ऑफ एथिक्स में उसने ऑडिटर को यह नहीं कहा ऑडिटर पंक्चुअल होना चाहिए, ऑडिटर रेगुलर होना चाहिए, कहीं नहीं कहा। इसीलिए ऑडिटर पंक्चुअल नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। लेकिन एक बात उसने कही है, अक्सर एक बात उसने कही, क्या? क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर में जो डेडलाइन एग्री कर लो ना, फिर दुनिया इधर की उधर, फिर कोरोना आए, लॉकडाउन आए, धरने हो, कुछ भी हो, आपने उस डेडलाइन को मीट करना है, अनलेस के हालात कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। इसीलिए ड्यू केयर का मतलब क्या है? एक्ट डिलीजेंटली। आपने एहतियात के काम भी एहतियात के साथ करना है, लापरवाही के साथ कोई काम नहीं करना। अब मैं कंपिटेंट तो बहुत हूं, लेकिन कंसेप्ट सिखाता हूं, आपको एग्जांपल कोई नहीं देता, केस स्टडी की प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। आप कहेंगे सर प्रोफेशनल कंपिटेंट तो हैं, कोई शक नहीं, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, FCA हैं, लेकिन ये बात सबको बताने वाली नहीं थी। कंपिटेंट है, लेकिन सर ड्यू केयर के साथ सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, ड्यू केयर के साथ अपना काम। तो ड्यू केयर का मतलब क्या है? एक्ट डिलीजेंटली।
एक्ट डिलीजेंटली, ये कह रहा है। अच्छा मुझे बताइए, अब प्रैक्टिस में जो सीए फर्म्स है कैसे इंश्योर करती हैं? क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का कंसेप्ट सिर्फ अपने पे अप्लाई करना है या टीम पे? तो टीम को कैसे सिखाए? टीम खुद सीखेगी कंपिटेंस एंड ड्यू केयर के, पार्टनर सिखाएगा? पार्टनर सिखाएगा। ठीक, तो ये वो बता रहा है कि प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर में क्या करना है? अटेन एंड मेंटेन नॉलेज और स्किल, डिलीजेंटली काम करो, ध्यान से काम करो, डिलीजेंट में ध्यान से काम करो, लापरवाही से नहीं करना। अपना जो स्टाफ है उसकी भी ट्रेनिंग और सुपरविजन करो। अगर आपका स्टाफ सही काम नहीं कर रहा तो आप जिम्मेदार हो। ठीक है, सीए फर्म्स में जो सबसे अच्छी बात थी, बड़ा टफ टाइम आएगा, बड़ा टफ टाइम आएगा, लेकिन सिर्फ एक बात ऐसी है जिसकी वजह से वो टफ टाइम भी बंदा कहता है चल इसको भी बर्दाश्त कर। सिर्फ एक बात, क्या आप सीखते बहुत ज्यादा है। जितना सीए फर्म में मेरा जो वर्स्ट सीनियर है ना, जिंदगी का वर्स्ट सीनियर, उसने भी मुझे चीजें सिखाई हैं, और ऐसा वर्स्ट सीनियर भी आपको चीजें सिखा के खुश होता है। ये अलग बात है कि वो खुद 5:30 बजे निकल जाएगा और आपसे कहेगा भाई 1:30-2 बजे काम खत्म करके आना, और जब आप 1:30-2 बजे होटल में जाएंगे किसी दूसरे शहर में, उस वक्त उनका जो सर्विस होती है खाने की वो भी खत्म है। और सीनियर कहता है फिक्र ना करना, ये ना समझो मैं जालिम हूं। सीनियर जाते हुए कहता है 5 बजे ना टीवी पे कोई प्रोग्राम 5:30 बजे लगता था, तो वो जाके होटल में सीनियर ने देखना होता था। अब जब जितना मर्जी टेंशन है, हाँ, लेकिन सीनियर इतना कहता था बेफिक्र है ना, जब तुम 1:30 बजे आओगे ना तुम्हारे लिए मैंने खाना पहले से मुँह के फ्रिज में रखा होगा, वो खा लो। वो पता नहीं खाना होता था बर्फ होती थी क्या, खाना पड़ता, लेकिन वो सीनियर भी सिखा। तो ये आपको फीचर और किसी जगह नहीं मिलेगा, मैंने किसी प्रोफेशन में नहीं देखा, और दूसरे प्रोफेशन में भी। ठीक है, आप देखें कोई मैकेनिक भी है ना, वो टीवी सिखा रहा है अपने शागिर्द को, सारी चीजें नहीं सिखाएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें, कि ऐसा ना हो चीजें सीख के साथ ही दुकान खोल ले। सीए फर्म में ऐसा नहीं, इवन पार्टनर खुद भी आपको हर चीज सिखाते, और जबरदस्ती सिखाते हैं, जबरदस्ती सिखाते हैं। जाए, मुझे याद है लास्ट क्लाइंट, हालांकि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुका था, उन्होंने कहा जाए नया क्लाइंट आया उसके साथ सीनियर मैनेजर के साथ जाएं, उसके साथ देखें, आपको भी पता चले क्लाइंट को कैसे हम डीलिंग करते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सीए फर्म में। ठीक है, लेकिन और भी बड़ी बातें हैं जो आप खुद जाके समझ लेंगे। सबसे अच्छे ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ, स्टाफ की ट्रेनिंग, उन्हें हर चीज सिखाए। इससे क्या होगा, स्टाफ आपका कंपिटेंट एंड ड्यू केयर से काम करेगा, ओवरऑल फर्म की क्वालिटी बढ़ेगी। फिर मेक क्लाइंट अवेयर ऑफ लिमिटेशन, हाँ, क्लाइंट को एक बात बता दे, सर हम जितने मर्जी कंपिटेंट हो जाएं, सर हम जितना मर्जी डिलीजेंटली काम कर लें, सर हम अपने स्टाफ को जितनी मर्जी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लें, आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। हाँ, क्लाइंट को अपनी लिमिटेशन के बारे में भी बता दे। ठीक है, कोई स्टूडेंट आया, सर 2 दफा फेल हो चुका हूं, अब तीसरी दफा मैंने सुना आपसे भी पढ़ लिया जाए। तो पहली बात जो हमें करनी चाहिए वो क्या, भाई गारंटी इधर भी कोई नहीं है, गारंटी किसी और जगह भी नहीं है, गारंटी इधर भी नहीं है, क्योंकि कामयाबी नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है। हमने तो मेहनत करनी, उस्ताद ने करवानी मेहनत, आपने करनी। ठीक है, कामयाबी नाकामी तो अल्लाह। तो ये लिमिटेशन बता देनी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? बता देनी चाहिए। मेरा जिम्मा कोई नहीं है अपने, हाँ, मेरे पे ना रहना, मेरे पे ना रहना, लिमिटेशंस है, कोई गारंटी नहीं। ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है? कहता है प्रोफेशनली बिहेव करना। कर रहे हो तो तेरे को पता नहीं है ये क्या क्या? मैं पढ़ा रहा हूं उधर। ये प्रोफेशनल बिहेवियर है क्या? नहीं है। कहता है ऐसे बात नहीं करने। प्रोफेशनल बिहेवियर सिंपली कह दे, भाईजान बराए मेहरबानी इस क्लास से तशरीफ ले जाएं, तशरीफ ले जाए। ये प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लाइंट बैठा हुआ ऑफिस में, ऑडिटर ने बुलाया, उसने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं,
वैसे नॉर्मली हम जो ऑडिट करते हैं तो ज्यादातर 80% हमारा टाइम क्लाइंट की प्रेमिसेस पे गुजरता है। अब लेकिन जब रिव्यू करवाना होता है ना तो हम ऑफिस में आ जाते हैं, क्योंकि पार्टनर और मैनेजर, नॉर्मली सीनियर मैनेजर ऑफिस में होते हैं, जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं ये जाते हैं क्लाइंट पे। तो रिव्यू करवाने के लिए बैठा, यूएसए का केस है, मैनेजर ने क्लाइंट से कहा कि भाईजान ज़रा तशरीफ़ लाइए हमारे ऑफिस में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रही है कोई। वो क्लाइंट आया और उसने कहा सर ये देखिए कि आपकी फाइनेंशियल, मैनेजर क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, ये आपको तो इसको फाइनेंस लीज के तौर पे क्लासिफाई करना चाहिए। क्लाइंट कह रहा है नहीं सर ऑपरेटिंग लीज के तौर पे ही आएगा। वो इसलिए कि एक तो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है ना वो लाइफ का सिर्फ 40% पार्ट के लिए हुआ है, और फिर हमने इसको एंड पे एक्वायर भी नहीं करना, और जो पेमेंट्स करनी है हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 60% के करीब बनती है, तो इसीलिए हमने इसको ऑपरेटिंग लीज में कह दिया। अब वो कह रहा है कि ये, अब मैनेजर क्या कह रहा है, और भाईजान आप ये 60 पर क्या कह रहे हैं, मैंने जो स्टैंडर्ड पढ़े थे अपने जमाने में उसमें यह था कि जो भी लीज होगी सारी फाइनेंस होगी, ये आप ऑपरेटिंग लीज क्या बात कर रहे हैं। मैंने तो अपने जमाने में क्या पढ़ा था, फाइनेंस लीज होगी। दोनों के ऊपर हो गया उनका आर्गुमेंट्स हो गया। वो जो मैनेजर था वो थोड़ा गर्म मिजाज था, क्लाइंट ने कहा, क्लाइंट सीईओ ने कहा नहीं सर ये ऑपरेटिंग लीज ही है, आपने कोई पुराने पढ़े होंगे। उन्होंने कहा अच्छा मुझे कहते हो पुराने पढ़े होंगे, यानी तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, तो मेरे से ज्यादा। उसने दराज से गन निकाल ली सच में। सीईओ ने फौरन एग्री कर लिया, उन्होंने कहा सर मैंने आजकल जो पढ़ा था। बाद में जाके उसने उधर के आईकैप से कंप्लेन की, उसके खिलाफ एक्शन हुआ, केस सामने आया, वो अलग बात। लेकिन यहां तक अगर केस को क्लोज कर दें, मुझे बताइए कि क्या वायलेशन की है उसने कोई, क्या वायलेशन की, प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल कंपिटेंस भी नहीं। शाबाश, ये दोनों चीजें, प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं है, प्रोफेशनल कंपिटेंस भी नहीं है। क्या हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या ये सिखाता है कि अगर क्लाइंट माने ना तो उसे जोर जबरदस्ती से मनाओ? नहीं, कहते रिक्वेस्ट करें, नहीं मानता तो क्या करें, या ओपिनियन मॉडिफाई कर दें, ना विड्रॉ कर दें। लड़ना झगड़ना नहीं, ये है प्रोफेशनल बिहेवियर कि क्या करना है, हमने लॉज एंड रेगुलेशन का, कानून का पाबंद रहना है और हर ऐसे एक्शन से दूर रहना है जिससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो। हर ऐसे एक्शन से दूर रहना है जिससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो। अब फर्ज कीजिए आप किसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं और वो कॉलेज आपका नहीं है, और कोई साथ गुजरने वाले बाबा जी, उन्होंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें, कॉलेज के सामने खड़े हो, कोई काम नहीं है, और आपने बड़े फखर से उसे बताया काम क्यों नहीं, मैं सीए कर रहा हूं, मैं सीए कर रहा हूं। बताइए ये कोई अच्छा काम किया आपने? अच्छा काम क्या? इससे उस बाबा जी के जहन पे अच्छा असर पड़ा होगा? उन्होंने कहा ये तो गर्ल्स कॉलेज है, ये तो सीए करवाता ही नहीं। तो आपने कहा मैं कौन सा इधर से कर रहा हूं। तो अब मुझे ये बताइए क्या डिस्क्रेडिट हो जाएगा ना प्रोफेशन? तो इसीलिए आपने क्या करना है, कभी भी इस तरह का कोई भी काम नहीं करना और अगर कर भी लें तो फिर ये नहीं बताना सीए कर रहे हैं, ये नहीं बताना। ये कौन सा, अगर आप ऐसा करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होगा? अवॉइड एक्शन दैट डिस्क्रेडिट प्रोफेशन। समझ आ गया? लॉज एंड रेगुलेशन की पाबंदी करनी है। और ऐसा एक अजीब सा केस था, एमसीक्यूज में पूछा, उसने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फास्ट ड्राइविंग का शौक है उसे, अक्सर इशारा तोड़ता है, कोई प्रिंसिपल वायलेट हुआ? प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन? इशारा तोड़ना भी कानून की खिलाफ वर्जी है, नहीं है क्या? कानून की खिलाफ वर्जी है। इसलिए हमने हर ऐसे काम से बचना है जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हो या जिससे हमारे प्रोफेशन पे हरफ आता हो, उसकी इज्जत पे हरफ आता। तो 4 प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर और
प्रोफेशनल बिहेवियर। अब आते हैं आखिरी प्रिंसिपल की तरफ, जो कि आई कैप एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो अगले 20-25 मिनट हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यह है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसेप्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसेप्ट यह है कि हमें जब लॉ ने भी ये राइट दिया और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने भी हमें ये राइट दिया कि हम जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिक्वायर करें, मैनेजमेंट पाबंद है, हमें वो इंफॉर्मेशन का जवाब देगी, बताएगी। एग्रीड? लॉ ने भी राइट दिया और चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, चैप्टर 6 में भी पढ़ा। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आएगी, जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं है, जो हमारे पास आएगी, तो क्या हमारे इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या कोई जिम्मेदारी भी है? वो आपने सुना होगा, क्या था वो, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब हमारे पास ग्रेट पावर है, कौन सी, कि हम फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से एक्वायर करेंगे वो हमें इसका जवाब देगा, तो क्या इसके साथ कोई जिम्मेदारी भी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी है। क्या? कि हमने उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना किसी को और खुद भी यूज नहीं करना। नॉट डिस्क्लोज नॉट यूज। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई ऑडिट के दौरान में, डू नॉट डिस्क्लोज, डू नॉट यूज। ठीक है? वो हजारों साल पहले वो एक फिलोसफर और एक तबीब थे, बुकरात, ठीक है, उसने किताबों में लिखा है, उसने जब ये बाकायदा तौर पे जब आगाज किया ये हॉस्पिटल्स वगैरह और जो ट्रीटमेंट का बाकायदा, तो कुछ असूल बनाए। उनमें से एक असूल क्या था कि इलाज के दौरान में जो तबीब है वो अपने मरीज की कोई मालूमात किसी दूसरे को नहीं दे। ये हजारों साल पहले उसने असूल बनाया। और इवन आज का जो मॉडर्न जो हमारा ये प्रोफेशन, हेल्थ प्रोफेशन, डॉक्टर्स है, वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल सिर्फ हमारे प्रोफेशन के लिए नहीं, और भी बहुत से प्रोफेशन के लिए, लेकिन हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपने प्रोफेशन के लिहाज से। क्या? कि अगर हमें प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हुए किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, अब देखें कोई स्टूडेंट है, उस्ताद बाप की जगह पे होता है ना, बच्चे भी बाज़ औक़ात कुछ बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते हैं, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो स्टडी को अफेक्ट कर रही हो, तो जाहिर है हमारी प्रॉब्लम बन ही जाती है। अब किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर की, क्या मैं उसको सबके सामने डिस्क्लोज कर दूं? नहीं। यह है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के दौरान में अगर अपने क्लाइंट की हासिल हो जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, हमने क्या करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोज नहीं कर, डिस्क्लोज भी नहीं करना, यूज भी नहीं करना। भाई हमें पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर, इस साल इतना प्रॉफिट, चलो फौरी शेयर खरीद लेता हूं, फौरी शेयर खरीद लेता हूं, ताकि जब प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्केट में जाए, शेयर प्राइस बढ़े, मुझे फायदा हो। तो क्या कर सकता हूं? अगर ऐसा करता हूं, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, फिर मुझे याद है, नहीं मैं डिस्क्लोज यूज नहीं कर सकता। मैंने अपने दोस्त को फोन करके बता दिया, मैं कहा ये भाई शेयर ले लो, अगले हफ्ते फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होंगी, प्राइस बढ़ेगी, बेच देना, पार्टी करेंगे, जो प्रॉफिट होगा। अब ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी। डिस्क्लोज नहीं करना, यूज नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना, यूज भी नहीं करना। और कहता है ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है, ये कब्र तक आपके साथ रहना चाहिए। ये कब्र तक आपके साथ, कब्र के अंदर ही दफन हो, आपके साथ ही दफन, आपने किसी को नहीं बताना। कहता है इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। अगर क्लाइंट ये अप्लाई हो, इसकी एप्लीकेशन, इस रूल की एप्लीकेशन सुने, एक्स क्लाइंट पे भी अप्लाई होता है प्रोस्पेक्टिव। क्या जो क्लाइंट है उसने हमें रिमूव कर दिया, हमें गुस्सा बहुत है, हमने कहा अच्छा अब तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अब तुम्हारी ऑडियो वीडियो लीक करते हैं हम, एविडेंस वाली इन्वेंट्री काउंट, हाँ वो मीटिंग हुई थी ना, सीईओ गया हुआ था यूएसए, तो जूम पे मीटिंग हुई थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस है। उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस हुए थे, बिजनेस प्रपोजल जो कोई अगले 5 सालों में करने जा रहे हैं, बजट्स, रीजंस के वेरिएशन क्यों आई है, क्या हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? इवन हालांकि वो हमारा ऑडिट क्लाइंट नहीं रहा,
फिर भी नहीं कर सकते। और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा ऑडिट करें, हमने इन्वेस्टिगेशन की बैकग्राउंड सर्च करते हैं ना, हमें पता चला एक बंदा वो तो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, हमने इसे रिफ्यूज कर दिया। लेकिन क्या इस एक्सरसाइज के नतीजे में जो क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बताइए क्या वो हमें थर्ड पार्टी को बता देनी चाहिए? नहीं। क्यों? हालांकि वो हमारा क्लाइंट कभी बना ही नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस स्टेज की इंफॉर्मेशन को भी हमने डिस्क्लोज नहीं करना। समझ आया? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल पास्ट और फ्यूचर दोनों तरह के क्लाइंट्स पे, करंट पे तो होती ही होती है। फिर कहता है भाईजान ये आपने विद इन दी फर्म भी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बड़ा सख्त है, कहता है फर्म के अंदर भी किसी दूसरी टीम को भी आपने नहीं बताना। नॉर्मली हम क्या करते थे फ्री टाइम में, जब डिफरेंट फर्म के लोग आप बैठे ना दोपहर के टाइम में चाय शाय पीते खा, तो वो एक दूसरे पूछा हाँ भाई आजकल किस क्लाइंट पे हो, इधर तुम किस इस क्लाइंट। अच्छा एक ही सवाल उसके बाद पूछते, इस क्लाइंट का सीएफओ की सैलरी कितनी है, उधर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, किस फर्म से आर्टिकल थे उसके, अच्छा क्या पैसा पैकेज क्या है उसका। क्या ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए? नहीं। एंगेजमेंट टीम में शेयर कर सकते हैं, एंगेजमेंट टीम से बाहर चाहे हमारी फर्म का हिस्सा क्यों ना हो, शेयर नहीं कर सकते। क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन द फर्म, ठीक है। और जूनियर जो दूसरे टीम मेंबर, हाँ अपने टीम मेंबर में शेयर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? फिर कहता है सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रोफेशनल मामला जो है घर वालों के साथ भी डिस्कस नहीं करना, ठीक है, घर वालों के साथ भी डिस्कस नहीं करने। सोशल एनवायरनमेंट में भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल सोशल एनवायरनमेंट में भी अप्लाई होता है। फैमिली गैदरिंग है, उसमें भी ऑफिस की तरफ से कॉल आई, उधर बैठे बैठे डिस्कशन नहीं शुरू कर देने, अच्छा इसका ये करना से क्या करना है, साइड पे जाके कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल बिल्कुल। सोशल एनवायरनमेंट घर वाले जो मर्जी करते रहे, कॉन्फिडेंशियल सोशल, भाई ये क्लियर हो गई बात, कॉन्फिडेंस। अब है इसकी कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस वो सिचुएशंस हैं जिनमें आप क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस। कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शन से क्या मुराद है? वो सिचुएशंस जिनमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। अच्छा पहले मुझे आप बताएं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती कौन सी है? जो जनरल पब्लिक को हर वो इंफॉर्मेशन जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है वो कॉन्फिडेंशियल है, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वो कॉन्फिडेंशियल। अच्छा एक्सेप्शन सुने पहले, ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने खुद कह दिया इजाजत है डिस्क्लोज कर दो, तो क्या करेंगे? कर देंगे डिस्क्लोज। दूसरी एग्जांपल, रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ रिक्वायर कर रहा हो फिर डिस्क्लोज करना है, वरना डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है। जैसे लीगल प्रोसीडिंग में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, कौन कहा भाई इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, आपने ऑडिट किया है, आपको तो पता होगा इसका कैश कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है, बैंक स्टेटमेंट चेक की थी ना ऑडिटर भाई, तो कैश कहां से आ रहा है कहां जा रहा है आपको पता होगा ना, तो बताइए मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस आप वेरिफिकेशन करते हैं, बताइए। अगर कोर्ट की तरफ से आ जाए लीगल रिक्वायरमेंट के एक कोई केस चल रहा है, बाज़ औक़ात केस में मदद के लिए चार्टर्ड अकाउंट ऑडिटर्स को भी बुला लिया जाता है क्योंकि उसके पास भी एविडेंस होता है। ऑडिट एविडेंस अगर कोर्ट चाहे तो लीगल एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर सकती है। उन्होंने कहा जी लीगल प्रोसीडिंग बताइए आपके पास जो एविडेंस है वो भी थी, क्या अब हम इस एविडेंस को डिस्क्लोज कर सकते? हालांकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कर सकते क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अच्छा ये तो तब है ना जब कोर्ट हमें बुलाए। अगली एग्जांपल है जब कोर्ट ना भी बुलाए फिर भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो कब? जब नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो। आपको पहले भी एग्जांपल बताए थे ना, यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल हर दफा मेरे जेहन में आ जाती है। स्टॉक काउंट के दौरान बोरी बंद लाश, बोरी बंद, स्टॉक काउंट के दौरान बोरी पड़ी हुई थी, आपने कहा ये पेंट का काम तो करता नहीं क्लाइंट, ये लाल कलर कहां से आ रहा है? उसको देखा अंदर लाश बरामद। अब बताइए क्या करीबी थाने में फौरी इतला दे दें?
यहाँ पे जहन में रखिएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल बताइए, केस स्टडी में एग्जाम में वो कोई भी ऐसी एग्जाम्पल दे देगा जिससे लॉ की वायलेशन सामने आ रही होगी, कोई भी एग्जाम्पल फिट कर सकता है यहाँ पे, और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने जो काम किया वही करेंगे। क्या फौरी तौर पे आप कहेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करो, ये गलत है। हमने देखना है क्या हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे वो जो बुजुर्ग है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा असूल जिंदगी गुजार, इस असूल के बाद तो मेरी जिंदगी की बहुत से मसले मसाइल हल हो गए, यकीन कीजिए बहुत से मसले मसाइल। क्या और कहा जी हर नेकी करना लाजिम नहीं, हर बुराई से बचना लाजिम है। क्या कहा, हर नेकी करना लाजिम नहीं है, हर बुराई से बचना लाजिम है। उसी तरह जहन में रखिएगा ऑडिटर के लिए भी हर वायलेशन ऑफ लॉ रिपोर्ट करना लाजिम नहीं है, हर वायलेशन ऑफ लॉ रिपोर्ट करना लाजिम नहीं है, बल्कि कौन सी वायलेशन ऑफ लॉ रिपोर्ट करनी है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। जैसे ही कोई आपको रिश्वत लेता देता नजर आया क्लाइंट का सीईओ, क्या करे, फौरन इतला दे दे नायब को, फौरन इतला दे दे, क्या करें, देखेंगे रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि नहीं। और ये कौन बताएगा रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि नहीं, कौन बताएगा, लॉयर, हमारा वकील, उसने सारे कानून पढ़े होंगे, हमने नहीं पढ़े। तो केस स्टडी के अंदर जब कभी वायलेशन ऑफ लॉ की बात करें, फिर से सुन ले, केस स्टडी के अंदर जब कभी वायलेशन ऑफ लॉ की बात आ जाए, आपने कहना है मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इट डिपेंड्स कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है डिस्क्लोज करना या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हम अपने लॉयर से कंसल्ट करके पूछेंगे, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो इसको डिस्क्लोज करेंगे, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी रीसेस करेंगे, एक्सटर्नल पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी को नहीं करेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, लेकिन खुद तो इंटेग्रिटी को अफेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। चलिए फिर से आइए, तो एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे कॉन्फिडेंशियलिटी की। पहली एक्सेप्शन क्या, जब क्लाइंट खुद से ऑथराइज कर दे। दूसरी एक्सेप्शन क्या, जब लॉ रिक्वायर करे कि डिस्क्लोज करना तब करना। इसका मतलब क्या है, जब लॉ रिक्वायर ना करे ना, रिक्वायरमेंट ना हो, जो मर्जी तबाही फिर रही हो, नहीं करना। हमने क्यों नहीं करना, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। कॉन्फिडेंशियलिटी भाई क्लियर हो गया, ये नो क्लॉज समझ आ गया। पहले भी बताया था ना नो क्लॉज का मतलब क्या है, भूल गए होंगे। जो मुझे बताएगा नो क्लॉज का मतलब क्या है 100 रुपीज पाएगा जी। जी क्या, शाबाश, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये है। तो ये हमने कब रिपोर्ट करनी है, जब रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब फिर आगे चलें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्लाइंट ने भी नहीं कहा रिक्वायर्ड बाय लॉ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते है ना, है जब हमारा प्रोफेशनल राइट हो या ड्यूटी हो। कब, जब हमारा प्रोफेशनल राइट हो या ड्यूटी हो। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं इसके, हाँ शाबाश। पहली एग्जांपल, जब आईकैप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आए, हमारी ड्यूटी है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आईकैप को दे दे। ये थोड़ी है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आएगा हमने ऑडिट सही किया कि नहीं और हम उसको कोई चीज ही चेक ना करवाएं। दूसरी एग्जांपल, जब कमीशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, कमीशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, क्लाइंट था हमारा, ऑडिट करने के लिए गए, पता चला डायरेक्टर कंपनी के पैसों से उसने अपनी गाड़ी खरीद ली थी, कोई इंस्टॉल लीज पे गाड़ी खरीदी थी, उसकी इंस्टॉलमेंट थी, कोई कंपनी के अकाउंट से पेमेंट करवाई हुई थी। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट आता है इसका, इफेक्ट आता है वो जो था अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ में, एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। तो उससे लेकिन मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी इफेक्ट होती है। ये इशू पता नहीं कैसे लेकिन एससीसीपी के कानों तक पहुंच गया, उन्होंने अपनी टीम भी भेज दी। अब होता यह था कि एक फ्लोर पे एससीसीपी की टीम बैठी थी और दूसरे फ्लोर पे हम ऑडिटर्स की टीम, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हम अपना ऑडिट कर रहे थे। एक दिन उनमें से एक बंदे ने आके कहा लाओ भाई अपना एविडेंस दो। हमने कहा एविडेंस किस चीज का, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई उतना ही बता सकते।
बताइए यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है? लॉ कहता है नहीं होता। इसीलिए कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारी ड्यूटी है एससीसीपी के साथ कोऑपरेट करें। एफबीआर वाले आ गए, हमारी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना कोई, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। लेकिन याद रखें हर एक के साथ नहीं, सिर्फ जहां पे कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और उन्हें एग्जांपल दी है कि वो अथॉरिटीज जो कंपनी को रेगुलेट कर रही होती है उनको। एक केस स्टडी में उसने कहा करीबी एसएचओ आ गया थाने का, वो आपसे एविडेंस मांग रहा है, उसको एविडेंस दे देंगे? नहीं, वो जब तक कोई अथॉरिटी नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी एससीसीपी है, कोई बंदा आके थोड़ी कहेगा मैं पुलिस इंस्पेक्टर मुझे एविडेंस दो, वो है भी तो एविडेंस नहीं देना, अथॉरिटीज को देंगे, ठीक है। कोर्ट ने कह दिया उसको देंगे, कोर्ट इधर कवर हो गया, रिक्वायर्ड कोर्ट ने कहा एविडेंस दो, एविडेंस इधर कवर हो गया, आई कैप ने कहा एविडेंस दो, इधर कवर हो गया, एससीसीपी ने कहा एविडेंस दो, इधर कवर हो गया, बाकी नहीं। फिर कंप्लाई विद स्टैंडर्ड और एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या हम अपने ऑडिट के दौरान में किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं अपने साथ? लेकिन एक्सपर्ट तो ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं होता, तो उसको हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे होंगे, कर रहे होंगे ना, तो क्या कर सकते हैं? यस, आईएसए ने कहा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहे तो डिस्क्लोज कर दो। इसी तरह एक और एग्जांपल, आपको कोड ऑफ एथिक्स में अक्सर जगहों पे एक सेफगार्ड बल्कि सबसे ज्यादा जो कॉमन सेफगार्ड मिलेगा वो यही होगा कि वो कहता है जब कभी थ्रेट ज्यादा होना, आपने किसी एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करके कहना है जरा देखो हमने काम ठीक किया कि नहीं। एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो टीम का हिस्सा नहीं है क्या करना है? कहना है देखो हमने काम ठीक किया, कि जब कभी थ्रेट हो, ज्यादा थ्रेट हो। अब ये जो एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है इसकी इजाजत कोड ऑफ एथिक्स ने दी है, हालांकि इसको भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है ना। भाई ये बात समझ आ गई। फिर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, अगर ऑडिटर के खिलाफ ही कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, एक तरफ क्लाइंट ने हमें कह दिया कि सर केस कर दिया हमारे खिलाफ, ये वो ऑडिटर है जिसने 3832 रुपए की मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की थी, यही है वो ऑडिटर, यही है वो ऑडिटर। हमने क्या इमटेरियल, जज ने कहा साबित करो, हमने कहा अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आते हैं और हमारा एक वर्किंग पेपर है जिसके ऊपर हमने प्रॉफिट का 5% कैलकुलेशन की है। फॉरेन डायरेक्टर ने कहा खबरदार वर्किंग पेपर नहीं दिखाना, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाइज। क्या यहां पे हम वर्किंग पेपर दिखा सकते हैं कि नहीं? हमारा अपना लीगल इंटरेस्ट है, अपने लीगल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये थी हमारी एग्जांपल्स, ठीक है। 3 एग्जांपल हैं। पहले ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट, एक्सेप्शंस। ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट, इसका आगे कोई पॉइंट नहीं। दूसरा रिक्वायर्ड बाय लॉ, इसके आगे 2 पॉइंट है। और तीसरा व्हेन प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी डू, इसके आगे 4 पॉइंट्स, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक कॉन्फिडेंशियलिटी की डिस्कशन में हमने ये डिसाइड कर लिया कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है कि नहीं। अगर डिस्क्लोज करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है? भाई डिस्क्लोज करना है तो खुद बताएं। अच्छा, ये रटे वाला पॉइंट है लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अगर डिस्क्लोज करना है, क्या हमें यह देखना चाहिए वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें जो वेरीफाइड है, कि जो अनवेरीफाइड है वो भी डिस्क्लोज कर दें जिसमें हमारी तसल्ली है? ये ना अनवेरीफाइड डिस्क्लोज बाद में गलत साबित हो गई तो हमारे खिलाफ भी केस। तो वेरीफाइड होनी चाहिए, सब्सटेंशिएटेड होनी चाहिए। वेरीफाइड को क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है? सब्सटेंशिएटेड। दूसरा, क्या जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके डिस्क्लोज कर दें कि सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज करें? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज करें, ठीक। जैसे हमें पता चला डायरेक्टर ने रिश्वत दी है एलडीए में किसी को, अब हम ये तो टेक्निकली सुनेगा, लीगली हमें थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी देखना है वो हार्म ना हो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर ने रिश्वत दी है, फोकस इस बात पे है कि इस बात पे है कि किसको रिश्वत दी है। फोकस किसके ऊपर है? किसने रिश्वत दी है हमारे ऑडिट क्लाइंट में से, कि किसको दी है, किसने दी है। तो थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट हम अफेक्ट नहीं, वरना थर्ड पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगी।
और हमारा उसके साथ चूंकि एग्रीमेंट नहीं होता तो उसमें ज्यादा खतरा है। मैनेजमेंट के साथ तो एग्रीमेंट होता है ना, क्लाइंट के साथ उसमें चीज लिखी होती है। तो इसलिए वो कहता है जब आपने डिस्क्लोजर करना है ना, देना है, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है जो आपको पता होगी और सब्सटेंशिएटेड यानी वेरीफाइड होगी। आपने देखना है किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, उस हिसाब से डिस्क्लोजर को चेंज करना है। यानी यूं कह देंगे कि सर एलडीए में किसी या एक गवर्नमेंट इदारे के किसी ऑफिसर को इन्होंने रिश्वत दी है, क्योंकि हमारा फोकस इनकी एक्टिविटी रिपोर्ट करना। आगे इदारे तफ्तीश करेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी कि किसको रिश्वत दी थी। प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखें ज़बानी कलामी आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं कि रिटर्न फॉर्म में। रिटर्न फॉर्म में आपको थोड़ा ज्यादा एहतियाती करनी पड़ती है। और एड्रेसेस एंड वेदर दे आर एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट, और किसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं। हाँ एप्रोप्रिएट, कोर्ट में कर रहे हैं डिस्क्लोजर या कि किसी और जगह पे, एससीसीबी को कर रहे हैं या आईकैप को कर रहे हैं, और क्या इन हालात में वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। ये 3-4 चीजें आपने जहन में रखनी है। ये फैक्टर्स कब जहन में रखने हैं? जिस दिन आपने फैसला कर लिया ना कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, उस दिन ये 4 फैक्टर भी मजीद डिसाइड कर लें। कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है? ठीक है, किसको करनी है? चौथा पॉइंट एड्रेस से, कैसे करनी है? प्रपोज टाइप, ठीक है। और थर्ड पार्टी का जिक्र करना है कि नहीं करना? नहीं करना, बेहतर यही है कि ना किया जाए। ठीक है जी, ये था हमारा कोड ऑफ एथिक्स का पहला लेक्चर, जो क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। क्विक रिवीजन हो जाए, जल्दी से बताइए, पूरे का पूरा कोड ऑफ एथिक्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? कौन कौन से? प्रिंसिपल, राइट, सेफ का। अच्छा, ये काउंटिंग में भी बड़ा है तो ऑर्डर में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना? कैसे है? एप्लीकेशन डिफरेंट है। एग्जाम्पल से भी आपको पता चल गया होगा, मेजर कंसेप्ट वही है, लेकिन जो हमने क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो डिफरेंट, सारी की सारी ऑडिट प्रोफेशन के हवाले से की है। ठीक है, प्रिंसिपल। अब आज हमने कौन सा डिस्कस किया तीनों में से? प्रिंसिपल। थ्रेट और सेफगार्ड बाद में करेंगे। कौन कितने में से? 5। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम प्रिंसिपल कौन सा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। और इस पूरे आपके सामने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। गैस कीजिए, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछा? कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस। फैक्टर सिर्फ एक दफा पूछे थे, एक्सेप्शन पता नहीं कितनी दफा, उसको खुद भी भूल गया होगा कितनी दफा पूछे। और केस स्टडी भी पूछता है, ये केस स्टडी भी लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शन पे बेस कर रही होती है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिप्रोडक्शन में कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर? चलिए जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। होम असाइनमेंट मिल गई आपको? होम असाइनमेंट मिल गई होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।